नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किया मतलब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीबन 25,600 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 27 के आसपास है और कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक है, एवरेज लेवल के ऊपर है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 19 है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन आपको जो देखने को मिला है कि 19 से 27 है, ये जो अंतर है आपको आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन हाई है। तो मुझे नहीं लग रहा वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि कंपनी का अगर पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो ऑब्वियसली पी रेशियो टॉप लेवल में है, फिर भी इसके एवरेज पी रेशियो निकल कर है 9.4। तो कंपनी के खुद के अगर पी रेशियो के हिसाब से बात किया जाए तो वैल्यूएशन हाई है। फिर भी इस हाई वैल्यूएशन में भी कंपनी कंटिन्यूसली एक जर्नी करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया लास्ट टू टू ईयर्स में, तो हर कोई गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आम पब्लिक नहीं, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास जीरो होल्डिंग था, वो आज 0.50 के आसपास होल्डिंग देखने को मिला और एफएस के पास होल्डिंग जो है 2.23% का होल्डिंग था, अभी वो बढ़ के 5.5% के आसपास होल्डिंग बन चुके हैं। मतलब जो होल्डिंग पीरियड है इंस्टीट्यूशन का, वो भी मतलब होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट्स को जरूर आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस में ये कंपनी आगे बूस्ट हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी की इसका इस बार रिजल्ट जो है वो भी पिछले बार के तुलना से सेम टू सेम रिजल्ट इस बार किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा देखने को मिला। अभी ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और कंपनी खुद के जो प्रॉफिट है वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। उस कम होने के पीछे दो रीज़न है। पहली बात, कंपनी का आधा से इनकम ज़्यादा हुआ था पिछली बार, और पिछली बार कंपनी कर्जा भी 50% कम दिया था, सॉरी टैक्स भी 50% पेमेंट कम किए थे इस बार की तुलना से, और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो ऑब्वियसली अगर आधा से इनकम बढ़ जाते और टैक्स भी कम देना पड़ता तो कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते। कोई बात नहीं, फिर भी इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो अलग लेवल है और मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो इस बार अच्छा खासा बोरिंग्स लिया गया और कंपनी के रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी मुझे एक क्वेश्चन मुझे बेस्ट तरीके से पूछा गया कि सर जो कंपनी कर्जा लिया गया इस कर्जे को वो क्या खुद मिटा सकते हैं? देखिए, ओवरऑल बात करूँ, कंपनी के हाथ में कितना कैश है? ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। और कंपनी कर्जा कितना लिया? 2,500 करोड़। तो इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। खुद के जेब में जो पैसा है तो उस पैसे से इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। मान के चलिए आपके मार्केट में और बैंक में 50,000 का लोन है, 50,000 का आपने कर्जा लिया, लोन लिया, और आपके इस बार बिजनेस करने के बाद आपके जेब में मान के चलिए 2 लाख रुपया है। तो अगर बैंक वाला कल ही आपको बोले कि मुझे पैसा वापस करो, तो आप इजीली उस कैश से उस पैसे को वापस कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर समझदारी से डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जब यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था उसके बेसिस में मैंने टेल लिया, उसका भी टारगेट अचीव हो चुका है। दूसरी बात, एक बिग कप बन चुके हैं, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट करेगा, तो मैं यहाँ पे एक फिर से फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली जिस तरीके से करेक्शन हुआ, यहाँ से एक छोटा सा हैंडल बटन जरूर क्रिएट करेगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डिमांड नाम से जानते हैं, बहुत दिनों से एक ट्रेड लेकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक स्विंग बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। उस ट्रेड को बहुत टाइम लग चुके हैं और मुझे लगता है फिलहाल के लिए कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ही वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि जल्द से जल्द टारगेट होगा करके, तो मुझे एक प्रेडिक्शन वाइज मुझे देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली देखिए, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर, हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए शानदार तरीके से कंपनी ऊपर गए थे। इसी लेवल में कंपनी बार बार रिटेस्ट करके एक ही जगह पे बहुत ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को कंपनी बार बार रिटेस्ट करे, यहाँ पे एक बार सपोर्ट क्रिएट किया, फिर से एक बार सपोर्ट क्रिएट किया। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो नीचे लेवल तक आ सकते हैं, मतलब जहाँ पे एंट्री हुआ था उस लेवल तक आ सकते हैं, जो लेवल निकल कर है 4,180 रुपीज़ के आसपास।
इस लेवल तक आने का चांसेस है। अगर यहाँ से आए तो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो कहाँ तक है, मेरा टारगेट है 15100। तो ये मेरा खुद का टारगेट है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी मेरे ट्रेड को देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। यहाँ पे आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। आप प्लीज आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार डिस्कशन कर लेना कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना है कि नहीं है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस बार बेस्ट तरीके से देखने को मिला। सेल्स देखिए 10,500 से 12,000 करोड़ बना। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट 460 करोड़ से 560 करोड़ बना। मतलब यहाँ पे भी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट दिखा। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, ये कंपनी के लिए एक वीकनेस है, जिसके चलते शेयर में मुझे लगता है प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं एफएस ने कभी भी माल नहीं बेचा और डीएस ने भी कभी भी माल नहीं बेचा। हाँ, 1-2% शायद माल बेचे होंगे और उसके बाद फिर से वो माल को खरीदारी भी किया होगा। तो इंस्टीट्यूशन के पास भी जितना होल्डिंग था वो भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था वो भी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। सारे दिशा से देखा तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टर के माध्यम से देखने को मिला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम के साथ साथ खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट भी करता है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के मार्केट शेयर के हिसाब से जो सुपर मार्केट है उनमें से 10% मार्केट शेयर इसके पास है। देखिए सुपर मार्केट बहुत अलग अलग कंपनीज के ऊपर है, तो उस कंपटीशन के दुनिया में एवेन्यू सुपरमार्ट खुद को 10% रिप्रेजेंट कर पाए हैं। मतलब 10% कंपनी मार्केट शेयर लेके रखा है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो एफएल इंडिया लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के अगर पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है और आईटी सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में एफएल इंडिया का रैंकिंग बहुत नीचे होगा, क्योंकि क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 16,000 करोड़ के आसपास है। मगर इस कंपनी के कुछ पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। जैसे इस सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज का आपको प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखेगा, मगर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 40% के आसपास है। नेट सेल्स का ग्रोथ 42% के आसपास ग्रोथ है, जो बाकी कंपनीज में किसी भी कंपनीज के इतना दम नहीं है। तो एफएल इंडिया के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वो भी कई हद तक ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल में से 356 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, वो इस बार बढ़ के 500 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से 87 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का बेस्ट तरीके से कंपनी खुद को मतलब नेट प्रॉफिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, तभी इस कंपनी आपको अच्छा खासा एक रिप्रेजेंट जरूर दिखा पाएंगे। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का कैपेक्स, मुझे इस कंपनी बेस्ट इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कंपनी की इस बार हाईएस्ट कैपेक्स है 115 करोड़, जो पिछली बार था 92 करोड़, उससे पहले था 70 करोड़, उससे पहले था 39 सॉरी उसके उससे पहले था करीबन 50 करोड़, उससे पहले था 30 करोड़। तो कंपनी देखिए हर साल में खुद के कैपेक्स को अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ करके आगे लेके गए। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बना। और कंपनी के देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स का ग्रोथ 42% के आसपास हुआ, प्रॉफिट का ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% के आसपास ग्रोथ हुआ और नेट प्रॉफिट 40% के आसपास ग्रोथ हुआ। जब कोई कंपनी इतनी शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उस कंपनी से डरना चाहिए? मुझे नहीं लगता। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम जरूर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट अपडेट जो है इस कंपनी के, वो है इन्वेस्टर। आप खुद ही देख लीजिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, जो अराउंड 4-4.5% है, वो बढ़ के आज 10% हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड ने लगातार जिस तरीके से कैपेक्स बढ़े उसी तरीके से म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट करते चले गए। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो एफएस के डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया था। अभी वो अच्छा खासा यहाँ पे बाई भी किया। मतलब अच्छा खासा सेलिंग के बाद अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिला। मतलब जो सेलिंग होकर इसका होल्डिंग हो गया था 9.5%, वो बढ़ के 14.5% यहाँ पे हो चुके हैं। तो अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में बना। जब मैंने एक ट्रेड मिला था मुझे
यहाँ पे कुछ शोल्डर बेसिस और उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना था। और जब ब्रेकआउट हुआ तब शानदार तरीके से एक टारगेट बना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट जब किया तब मैंने एंट्री लिया और टारगेट बना 21 दिनों में एक सॉरी 21% का रिटर्न मिला 116 दिनों में। तो बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करके 21 दिनों में पैसा डबल होगा, उसके लिए बता दूं ऐसे कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी 21 दिन नहीं 10 दिनों के अंदर-अंदर भी अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कंपनी के ऊपर मिलेगा, वो 1-2 कंपनी के ऊपर तुक्के से मिल जाते हैं। तो हमेशा आपको स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करके काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनने बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है फिर से एक बार बिग यहाँ पे कप बनेगा और उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तब मैं कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। जब करेक्शन हुआ था तब मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज है, इसी रेंज को वो रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी एक गुड अपडेट है। कंपनी एक के बदले यहाँ पे 3 शेयर देने जा रहा है क्योंकि कंपनी 3:1 का यहाँ पे बोनस इश्यू करने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।